लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग फार्मूला के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करी थी। आज का जो टॉपिक है वो भी उसी से रिलेटेड है। स्कैटरिंग फार्मूला तो नहीं यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में, पर दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ closest approach. Distance of closest approach. If somewhere here lies your nucleus and your alpha particle is directed directly towards the nucleus, we know that it moves towards the nucleus up to some point, it stops there and flies back, flies up in the opposite direction. ये तो हमें पता है। यही रदरफोर्ड ने कहा था कि आप क्या करते हैं, अगर इसको डायरेक्टली इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल को, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या करता है, अपने पाथ को रिट्रेस करता है। Now this distance from nucleus is called your distance of closest approach. The distance from here, it flies back. Is the distance of closest approach. यही कहा था उसने वन है मुझसे कहते सर ये क्या है, मैं मिस कर गया था। This is your distance of closest approach. अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करें तो इसमें फिजिक्स क्या है कि एट दिस पॉइंट whole of the kinetic energy gets converted into potential energy. Kinetic energy gets converted into potential energy. If this particle is having kinetic energy equals to half mv square, then it will be simply converted into potential energy. क्योंकि रेस्ट पे आ गया यहाँ पे, मोमेंटमली एट रेस्ट। हम पार्टिकल को उसके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाता है मोमेंटमली, और उसके बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसमें कन्वर्ट कर गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट विल बी गिवन बाय अगर इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2e। अल्फा पार्टिकल के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है दैट इज z into e, यही है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाय योर ze into 2e divided by 4 pi epsilon naught and the distance of separation between two, दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, वो है r0, दैट इज r, राइट। और मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या कर जाता है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। दैट मीन्स एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट approach this kinetic energy will be equal to potential energy. कन्वर्ट हो गई तो मीन्स सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। सो कंपेयरिंग दीज टू, कैन आई राइट इट एज हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू दिस z 2 times z e square divided by 4 pi epsilon naught r0, or from here can I write it as r0 equals to 2 z e square over 4 pi epsilon naught, and this one is your half mv square in the denominator.
or you can write it as 4 times z e square divided by 4 by epsilon naught mv square, mv square. This is the distance of closest approach. Distance of closest approach. And Rutherford estimated this distance to 10 to the power minus 14 meters, approximately 10 to the power minus 14 meters. इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है किसी भी न्यूक्लियर के लिए, that will be nearly equal to 10 to the power minus 14 meters. ठीक है, अगर एटम की बात करें तो एटम का जो साइज है that is approximately 10 to the power minus 10 meters, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, 10 to the power minus 10 meters के आसपास. ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस का जो साइज है ही एस्टिमेटेड, ये तो R0 है ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, न्यूक्लियस के कितना नजदीक आ रहा है अल्फा पार्टिकल, तो उसने एक एस्टिमेट दिया कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है that is approximately 10 to the power minus 15 meters. इतना होना चाहिए, कम होना चाहिए इससे, हाँ इससे भी कम होना चाहिए, 10 to the power minus 15 meters होना चाहिए, 10 to the power minus 15 meters. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक है, इसका जो कंक्लूजन है that is the estimation of size of nucleus. तो उसने इसके बेसिस के ऊपर जो न्यूक्लियस का साइज है उसको एस्टिमेट किया, एंड दैट इज एस्टिमेटेड टू 10 to the power minus 15 meters. 15 meters. बड़ा आपके क्लास में की न्यूक्लियस का साइज है that is 10 to the power minus 15 meters. That comes from this formula. Is it okay? अब इसको समराइज करते हैं, रुदरफोर्ड मॉडल को समराइज करते हैं. ठीक है, तो उसमें एक एक करके पॉइंट्स रहते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट होल ऑफ द मास एज वेल एज द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ इट. फर्स्ट पॉइंट क्या है? होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, इन अ वेरी स्मॉल स्पेस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. Is it? Second point, the magnitude of charge on electron equals to the magnitude of charge on nucleus. That means your atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. Magnitude of charge on electron equals to the magnitude of charge on nucleus. अब इलेक्ट्रॉन ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है. The magnitude of negative charge on electron equals to magnitude of positive charge on nucleus. That's why atom that behaves as neutral. It is neutral. ठीक है. Third point, these electrons in the atom, they rotate around or revolve around your nucleus in circular orbits. electrons revolve Around the nucleus in circular orbits. And this necessary energy, this kinetic energy, so that they can move, that is provided by rather we can say that the centripetal force between these is provided by the electrostatic force between the nucleus and the electron. Centripetal force that is required to rotate or revolve these electrons, move these electrons in these orbits is provided by the
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह होगी ना? हाँ, उसने ग्रेविटेशनल जो हमारा मॉडल है उसी मॉडल को फॉलो किया है यहाँ पे। उस मॉडल के बेसिस पे ही कहा कि भाई यहाँ पे जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सिंपल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो बात थी इसके मॉडल की, इसने न्यूट्रलिटी की भी बात की, समहाउ इसने स्पेक्ट्रा की भी बात की, है ना। अच्छा, स्पेक्ट्रा की बात किस तरह से की, ये कम करते हैं, इसकी सक्सेसेस के बारे में भी देख लेते हैं और इसकी डिमेरिट्स के बारे में भी देख लेते हैं। सक्सेस तो ये थी कि भी जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बारे में बताया है इसने क्लियरली बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन के बारे में बताया। सक्सेसेस की ये भी थी कि इसने जो एटॉमिक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एटम्स हैं उनको हम एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर दैट अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन के लिए भी हेल्पफुल रहा है। तो ये तो थी जो इसके साथ में सक्सेसेस जुड़ी हुई थी। ठीक है, एक डिफ्लेक्शन की बात की, ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, है ना, और बहुत छोटे से पोर्शन से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्यों करें, क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए, सारा का सारा मास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वहां होना चाहिए, वो रेस्ट पे होगा, तभी आपका अल्फा पार्टिकल इज अ हेवी पार्टिकल। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट तभी हो पाएगा। ठीक है, अगर वहां पे सामने जो है पॉजिटिव मास से पॉजिटिव चार्जेस तभी डिफ्लेक्ट हो पाएगा। ठीक है, और वो भी डिफ्लेक्शन ऐसे कि कुछ एक पार्टिकल्स को अपने आप को रिट्रेस कर रहे हैं, अपने बात को रिट्रेस कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो ये मॉडल, उसके बाद उसके सक्सेसेस। अब इसके डिमेरिट्स की बात भी कर लेते हैं कि यहाँ कहाँ इसके फेलियर्स हैं। तो न्यूट्रलिटी की बात की, ओके है, पर कहीं ना कहीं ये जो स्टेबिलिटी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे। न्यूक्लियस एटॉमिक स्टेबिलिटी की बात अगर करें, एटम की स्टेबिलिटी की बात करें तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो प्लैनेटरी मॉडल था, ठीक है, अगर उसके बेसिस पे चलें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, ऐसा ही है ना, रिवॉल्व कर रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसलिए रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, जो फोर्स मिल रही है दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, उसी के साथ साथ में अगर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये कहता है चार्ज जब भी मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है ना। इस मॉडल तक की बात करें तो क्या कहता है, क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन साथ साथ में तो क्या करता जाएगा, ये जो रेडियस है इसका जो ये लूप है इट विल कीप ऑन श्रिंकिंग, अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। अपनी एनर्जी और लूज करता जाएगा तो साथ साथ में क्या होगा, इसका जो रेडियाई है वो कम होता जाएगा और अल्टीमेटली ये जो क्या करेगा, सर्कल रोटेट करते करते रिवॉल्व करते करते अल्टीमेटली कहां तक जाएगा, इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के साथ तो कोई इशू नहीं, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को ये अच्छे से एक्सप्लेन ये मॉडल नहीं कर रहा है। ठीक है, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस। सेकंड वन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैंने शुरू में कहा कि हर एक एटम जो है उसका एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा, अगर उसको आप एनर्जी देते हैं तो वो कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी को रेडिएट करता है, कुछ एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइंस को, कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो लाइंस हैं उनको जो है रेडिएट करता है, वो रेडिएशंस को रेडिएट करता है ना। ठीक है, पर अगर इसकी बात करें, इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे तो एनर्जी कंटिन्यूअसली निकल रही है, तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको भी ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दो जो
बड़े इसके फेलियर्स थे वो ये थे। फर्स्ट वन कि एक तो स्टेबिलिटी नहीं कर पाया एक्सप्लेन, और दूसरा जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आगे चले, रदरफोर्ड मॉडल, उसकी सक्सेसेस और उसकी ड्रॉबैक्स, इसके बाद बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कुछ एक पॉइंट्स तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में सेम है जो रदरफोर्ड के, उसने कुछ जो पॉइंट्स है वहां से ले लिए, रदरफोर्ड के ले लिए। ठीक है, इन एडिशन टू दैट ही अप्लाइड प्लैंक्स हाइपोथेसिस। कुछ एक पॉइंट्स उसने वहां से ले लिए, रदरफोर्ड के उठा लिए, और उसके साथ साथ उसने क्या अप्लाई कर लिया कि अप्लाइड प्लैंक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स उसने रदरफोर्ड के लिए? तो सबसे पहला तो जो न्यूक्लियस वाला है कि एटम है, एटम के सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, कंसंट्रेटेड है, पूरा का पूरा मास वहीं पे है। ठीक है, तो जो पहला न्यूक्लियस वाला जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज सेम एज दैट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सेकंड कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसने भी कहा ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पर इसमें एक चीज जोड़ दी इसमें, these orbits they are stationary. Orbits are stationary. ये वाली बात करें, अगर हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि उसमें प्लानिटरी जो हमारा मॉडल है उसको उठाया था, उसके बेसिस पे चलें और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो वहाँ पे तो रेडिएट होना चाहिए था एनर्जी में ना। पर यहाँ भी क्या कह रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, बोहर ने क्या कहा ऐसा नहीं है। जो ऑर्बिट में ठीक है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, पर कैसे कर रहे हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स में कर रहे हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। ठीक है, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसने इंक्लूड किया है इसमें, दैट ओनली those orbits are permissible where angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। नटशल में कहें तो this mvr that should be equal to nh over 2 pi। सिर्फ वही, और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं हो सकता है एटम में, इलेक्ट्रॉन ठीक है कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही करेगा, और किसमें करेगा? जो पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं उसी में रहेगा। और पॉसिबल ऑर्बिट्स उसने कौन से बताए? पॉसिबल वही पॉसिबल हैं जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये जो प्लैंक्स हाइपोथेसिस यहाँ यूज कर लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट की फॉर्म, प्लैंक्स हाइपोथेसिस को यूज कर लिया। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल में जो एडिशन थी न्यूक्लियस के अलावा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, नॉट एटम। जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं ना, जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं उसकी रेडियस की बात, एटम की। तो एंगुलर मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनएच। ठीक है, फोर्थ, electrons do not radiate energy, radiate energy। Obviously जब वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। अगर रेडिएट करते तो क्या करते? तो Obviously एनर्जी लूज करते और जो हमारा जो स्टेबिलिटी वाला जो इशू है ना, वो है ना, ठीक है, उसको काउंटर नहीं कर पाते। फिफ्थ पॉइंट,
ये सिंपल है और आप लोग सब जानते हैं कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट जंप्स फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट टू सम लोअर ऑर्बिट, इट रेडिएट्स एनर्जी, it radiates energy and it equals to, अगर इसका एनर्जी E1 है, दूसरे की एनर्जी E2 है, that will be equal to E2 minus E1. If HU is energy of the radiation emitted, then that will be equal to the difference of energies of the two levels. जिन दो लेवल्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोहर के जो पोस्टुलेट्स थे, बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स, सर दूसरा एब्जॉर्ब करेगा तो ये दूसरा केस नहीं बताओगे आप? दूसरा केस नहीं बताऊंगा, वो आप लोग समझते हैं। आप लोगों को पता है कि हमने ऑलरेडी से पढ़ रखा है, किस केस में पढ़ा, प्लैंक्स हाइपोथेसिस में ही पढ़ा है ना। उसका लास्ट जो पोस्टुलेट था वो यही था, है ना। तो उसने प्लैंक्स हाइपोथेसिस को भी इंक्लूड कर लिया और रदरफोर्ड मॉडल को भी यूज कर लिया और अपना मॉडल बना लिया, right? And it is called your Bohr's model. Bohr's model, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है कि आगे जो है डेरिवेशन है, ठीक है, उस डेरिवेशन में टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जब ये अपना मॉडल लेके थे